अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मोनी बासित। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दुआ है कि आप लोग भी जहाँ कहीं भी हों ठीक ठाक हों, खुशबाश हों, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल भी रख रहे हों। जनाब नया दिन है, नई सुबह का आगाज़ जनाब एक खूबसूरत से सवाल के साथ मैंने आपके साथ करना है, क्योंकि मेरे जहन में एक बड़ा ही सवाल, अहम सवाल आया है कि अगर रास्ते में किसी स्टेशन या बस स्टैंड वगैरह से कोई आपको कीमती चीज़, नकद रकम या फिर खाने पीने की कोई चीज़ मिले तो आप लोग क्या करना चाहते हैं या क्या करते हैं। इस वक्त कई लोग कहते हैं या सोच भी रहे होंगे कि अगर आपको ज़रूरत है तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस चीज़ को, और कई लोगों का मानना ये भी होता है कि अगर आप साहिब इस्तिताअत हैं तो वो चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसको उधर ही छोड़ देना बेहतर होता है। लेकिन हुक्म ये भी है कि अगर कोई चीज़ आपको मिले और आप उसके मालिक को पहचानते हैं और वो चीज़ पहुंचा भी सकते हैं उस तक, और अगर आप वहाँ से नहीं उठाते तो चीज़ ज़ाया होने का ख़दशा भी है। तो लाजमी वो चीज़ वहाँ से उठाएं और उसको सही मालिक तक ज़रूर पहुँचाएं। एक फैक्टर ये भी आ जाता है। और अगर आपको यकीन है कि इसका मालिक इसे ढूंढता हुआ आएगा और चीज़ ना उठाने में कोई नुकसान का अंदेशा भी नहीं है, तो फिर आप वहाँ पे उसको चीज़ को वहीं पे छोड़कर जा सकते हैं। एक सूरत तो ये होगी। दूसरी कि मालिक को आप ना पहचानते हैं, ना जान पहचान है आपकी उसके साथ, और अगर चीज़ को आप वहीं छोड़ देते हैं तो इसके ज़ाया होने का अंदेशा भी है। तो उस चीज़ को उठा लें वहाँ से और पूरी कोशिश करें कि उसके मालिक तक ज़रूर उस चीज़ को पहुँचाएं, उसको ढूंढने की कोशिश करें। फिर भी हर कोशिश के बाद अगर वो नहीं मिलता और इस चीज़ की मज़ीद हिफाजत का इंतज़ाम आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, तो जनाब इसको सदका कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज़ वो आपकी चीज़ तो नहीं है, और जिस शख्स को चीज़ मिली हो अगर वो ख़ुद उस चीज़ का मुस्तहिक है तो वो उस चीज़ को इस्तेमाल भी कर सकता है। लेकिन अगर उसका मालिक आ जाए और वो मुतालबा करे तो उसको तावान अदा करना होगा। तो ये आज का सवाल था कि हम जाने अनजाने कई दफ़ा चीज़ें मिलने पर बग़ैर पूछे, बग़ैर जाने उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे मालिक को पता हो या ना हो। तो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी गलती हमसे सरजद ना हो जाए जिसका जवाब दे हमें आखिरत में जाकर होना पड़े। तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपकी शख्सियत में निखार पैदा करती हैं, आपको एक अच्छा इंसान बनाने की हवाले से मददगार साबित होती हैं। तो इन चीज़ों पर तवज्जो देने की हमें ज़रूरत होती है। तो जनाब ये आज का सवाल था। मेरे ख्याल से आपके भी दिमाग में अब चीज़ें आ रही होंगी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें, कौन कौन से हमें अगर मिली हैं तो उनको हमने इस्तेमाल कर लिया या उसके मालिक तक पहुँचाया, और अगर नहीं भी पहुँचाया तो जब इस्तेमाल कर लिया तो बाद में अगर उसके मालिक को पता चला तो बाद में फिर क्या सिचुएशन बनी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके भी अब दिमाग में आ चुकी होंगी। तो इस हवाले से एहतियात बरतना बेहद ज़रूरी है। कुछ बात कर लेते हैं अवाम के जानो माल के मुहाफ़िज़ों के हवाले से, आग के दुश्मन फायर फाइटर्स की। जनाब आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फायर फाइटर्स का आलमी दिन मनाया जा रहा है, और इस दिन के मनाने की इब्तिदा 2 दिसंबर 1998 को ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में लगने वाली आग से शुरू हुई थी, कि जब फायर फाइटर्स ने जंगल की आग को बुझाने के लिए अपनी ज़िंदगियों की भी परवाह नहीं की थी, और 5 फायर फाइटर्स आग की लपेट में आकर चंद ही लम्हों में राख बन गए थे। अगरचे इससे पहले चंद मगरबी ममालिक में ये दिन मनाया जाता था, जबकि 1999 से ये दिन आलमी सतह पर मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद आग बुझाने वाले अफराद की खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया जाना चाहिए, और फायर फाइटर्स मौत का खौफ किए बगैर दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए आग में कूद जाते हैं। दिन हो या फिर रात हो, आग लगने की सूरत में मुतासरीन की मदद के लिए अपने घरों से निकल पड़ते हैं, लेकिन दूसरों की मदद करते करते उनमें से चंद खुद मौत के मुंह में चले जाते हैं या फिर बुरी तरह ज़ख्मी हो जाते हैं, झुलस जाते हैं। पाकिस्तान में भी हर साल आग बुझाने के दौरान ज़ख्मी या हलाक हो जाते हैं, और पाकिस्तान में अब तक सबसे बड़ा हादसा रावलपिंडी के एक प्लाजा में आतिशज़दगी के दौरान पेश आया, जब आग बुझाते हुए 13 फायर फाइटर्स जान से हाथ धो बैठे थे। इदाद शुमार के मुताबिक रेस्क्यू 1122 ने अब तक 2,09,770 से ज़ायद
फायर इमरजेंसीज पर रिस्पॉन्ड किया है और 611 अरब रुपए से ज़ायद के मुमकिन नुकसानात को बचाया भी है। और पाकिस्तान में रेस्क्यू 1122 के जामिया एमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम के क़याम के बाद पहली जदीद फायर सर्विस 2007 में शुरू की गई थी और फायर रेस्क्यू सर्विस ने गुज़श्ता 14 सालों के दौरान पंजाब में बहुत सारे फायर एमरजेंसीज का जवाब भी दिया है और 612 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के मुमकिन नुकसानात को भी बचाया है। ताहम कौम के इन बहादुर सपूतों को खिराजे तहसीन और अकीदत पेश करने के लिए आज का ये सेगमेंट हमने अपने फायर फाइटर्स के नाम किया है। तो इस वक्त हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हैं, डीजी हैं रेस्क्यू 1122 के। सर आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? मेहरबानी, थैंक यू। आज मैं समझता हूँ जी कि आपका भी शुक्रिया, मीडिया का भी शुक्रिया कि फायर रेस्क्यूअर्स का आज फायर फाइटर्स का आलमी दिन है। जी जी। और इस दिन के हवाले से मैं तमाम जो फायर रेस्क्यूअर्स हैं पाकिस्तान में या दुनिया में, सारी दुनिया में, क्योंकि वो लोग हैं जो अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डालते हैं दूसरों की ज़िंदगियां बचाने के लिए, और ये एक बहुत बड़ा और बहादुरी का काम है और उसके लिए मैं उन सबको जो है वो सलाम पेश करता हूँ। उनको हम ट्रिब्यूट देते हैं कि वो लोग, ये इनकी वजह से है कि आज जो लोग हैं वो महफूज हैं, कि आज वो एक नंबर डायल करते हैं तो अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो लोग आग की तरफ से, जब सब लोग छोड़ के जा रहे होते हैं, वो लोग उस तरफ जा रहे होते हैं। और ये सिर्फ आग तक नहीं है, ये आग में भी है, ये सैलाब में भी है, ये बिल्डिंग मुनहदम होने में भी है, ये कहीं से गैस लीक हो रही हो, बिकॉज आग में भी सोचे नॉर्मल नहीं होता, वहाँ पे भी गैस भी है, टॉक्सिक फ्यूम्स भी हैं, और इस किस्म के वाक़यात पे जाना ये आसान काम नहीं है। उसके लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग चाहिए, फिजिकल फिटनेस चाहिए। ये वो आप बागबानी ख़त्म हो गई कि बाहर से खड़े होकर आप पानी मार दें, वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। जब से ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हैं, जब से इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स हुई है, तो पूरी फायर फाइटिंग चेंज हो गई है। बाकायदा इट्स अ फायर इंजीनियरिंग नाउ। और उसके अंदर ये जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं, आपने देखा 9/11 हुआ, उसमें कितने फायर फाइटर्स जो थे वो सिर्फ बिल्डिंग के अंदर घुसे हुए थे जब सब लोग भाग रहे थे, सिर्फ इसलिए कि जो अंदर लोग ट्रैप्ड हैं उन लोगों को निकाला जाए। तो सैकड़ों लोगों की उधर फायर फाइटर्स की आप देखिए किस तरीके से हुई डेथ। डक्कर प्लाजा में हमारे जिस तरीके से जो है वो पिंडी के अंदर 13 फायर फाइटर्स की जो है वहाँ पे शहादत हुई। तो ये बहुत बड़ा एक मुश्किल काम है जिस वक्त अंदर के जी वहाँ पे अभी भी कुछ लोग ट्रैप्ड हैं। अब उसमें जहाँ पे आग है, हीट है, धुआं है, टॉक्सिक गैसेस हैं, उसमें जिस तरीके से ये फायर फाइटर्स, फायर रेस्क्यूअर्स जाते हैं लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए, मैं समझता हूँ उनको जो है मतलब ये और पाकिस्तान हर कोई नहीं कर सकता, मैं कहती हूँ हर कोई नहीं कर सकता। पाकिस्तान में ऐसा निज़ाम नहीं था कोई भी। अच्छा, आप सोचिए ना कि 2000 सर्विस बनने से पहले एक छोटी सी आग लगती थी, पेस की, पूरा पेस जल जाता था। बाहर से खड़े होकर पानी मार रहे, अंदर कोई जाने वाला बंदा ही जाने वाला नहीं। हाँ जी। अच्छा, इसी तरह से आपके जितने भी बाकी शहीद मिलत सेक्रेटेरिएट पूरा जल गया, कोई सिस्टम ही नहीं था। आज अल्लाह का शुक्र है कि हमने पाकिस्तान में एक निज़ाम बनाया, फायर रेस्क्यूअर्स का पूरा सिस्टम बना। आज उसकी वजह से आपने देखा कि तकरीबन 612 अरब रुपया जो है वो बचा है। सिर्फ 2 लाख तकरीबन हमारी 2,10,000 के करीब फायर इंसिडेंट्स हैं। अच्छा। जिसके ऊपर सिर्फ बर वक्त रिस्पॉन्स करके पेशा वाराना फायर फाइटिंग की बदौलत आज हमने तकरीबन 612 अरब रुपए का नुकसान बचाया। सो ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है जो कि हुआ है, लेकिन ये आज सिर्फ 50% है। 50% है कहते हैं सेफ्टी में। और ये लोगों से मैं आज अपील भी करूँगा इसी दिन के हवाले से कि फायर रेस्क्यूअर्स तो अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डाल रहे हैं, जाके आपकी ज़िंदगियां बचाने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन जहाँ पे आप अरबों रुपया लगा के एक बिल्डिंग बना रहे हैं, वहाँ पे उस बिल्डिंग के अंदर निकलने के रास्ते, इखराज के रास्ते ज़रूर इंश्योर करें। कल को खुदा ना खास्ता ये ना हो कि जब आग लगे तो आपको ही ज़रूरत पड़े और आप ही वहाँ पे ट्रैप हो जाए। तो इसलिए निकलने के रास्ते इंश्योर करें, बाहर हाइड्रेंट लगाएं ताकि फायर फाइटिंग हो सके, और अंदर भी जो फायर सेफ्टी के इंतजामात, आज पंजाब सेफ्टी लॉ पास किया बाकायदा हमारी असेंबली ने, और उसके तहत सेफ्टी रेगुलेशंस जो है बिल्डिंग्स के लिए वो नोटिफाई हो चुके हैं पिछले साल। उनके ऊपर जो इन्फोर्समेंट है उसको यकीनी बनाएं ताकि जो भी आप डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सेफ हो और सस्टेनेबल, क्योंकि आगे हमने ऊपर हाई राइज बिल्डिंग्स में जाना ही जाना है, तो उसको रोकना या वो तो चीज़ें तो मुनासिब नहीं है ना कि आप अपना ग्रीन जितना लैंड है वो कन्वर्ट करते हैं। हर शहर वर्टिकल ग्रोथ होती है,
सिर्फ ये है कि उसको हम सेफ्टी के साथ करेंगे तो वो जितनी डेवलपमेंट है वो हमारी सेफ होगी। लेकिन क्या लगता है आपको अभी भी ये मेजरमेंट्स लिए जाते हैं कि किस तरह मैं समझता हूँ जितनी नई बिल्डिंगें बन रही हैं उनमें ये चीज़ें अब कर रहे हैं। सो बहुत अच्छा और बहुत पैराडाइम शिफ्ट है। हमारी डेवलपिंग अथॉरिटीज़ भी उनको इंश्योर करा रही हैं, सारी जितने भी है जहाँ पे भी बन रहे हैं वहाँ पे नई बिल्डिंगों में। पुरानों में हमें कंसर्न्स हैं, उनमें रिट्रोफिटिंग करके बाहर की तरफ चाहे वो सीढ़ियाँ लगाएं, जो भी करें वो करना अब जरूरी है। बाहर भी पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा वो इस तरीके से वो नीचे खींचते था, फिर उसके बाद वो ऊपर चढ़ते थे, वो बाहर लगी होती स्टील की। उसी तरह की जो भी उनको काम करना है वो आज उन्होंने करते हैं और इसी तरह से उन्होंने किया भी है। उसका मॉडल हमारे सामने मौजूद है एलडीए में, जब आग लगी प्लाजा में तो उसके बाद उन्होंने बाहर सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसी तरह उसके सामने शाहीन कॉम्प्लेक्स है करीब ही आपके, वहाँ पे भी बाहर सीढ़ियाँ हैं। तो ये बहुत सारा मॉडल्स मौजूद है। तो आपके सामने बहुत सारी बिल्डिंगों में उन्होंने किया हुआ है, कई होटलों में उन्होंने इसी तरह से बाहर किया है। तो लेकिन इस चीज़ को मेरी अपील होगी कि इसको यकीनी बनाएं ताकि जितनी भी हमारी आगे है लोग तो हमारे रेस्क्यूअर्स तो हम उनको तो खराज तहसीन दे रहे हैं कि आज वो अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं। लेकिन मेरी लोगों से भी अपील है कि जहाँ पे आप अरबों रुपया बना के कितनी ज़बरदस्त बिल्डिंग बनाते हैं उसमें खुद ही कल को फंस जाए और आप निकल ही ना सके। और ये हमने होते हुए देखा है 2002 में यहाँ पे जब कराची में एक सानेहा हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई एक फैक्ट्री में। उसी दिन यहाँ पे भी एक शू फैक्ट्री थी जिसमें एक आतिशज़दगी का वाक़या हुआ और वहाँ पे ओनर भी, क्योंकि उसने एक तो घर में छुपा के फैक्ट्री बनाई हुई थी और फिर गैराज में ही उसने वो रख लिया हुआ था जनरेटर। जब आग लगी तो निकलने का दरवाज़ा भी एक ही था, तो वो वहीं पे ट्रैप हो गए और उसने फिर सारा का सारा जो मटेरियल लगाया हुआ था उसके ऊपर सारी वो ग्लू थी और वो थी, उसने पूरे ने फ़ौरन आग पकड़ी और वो भी नहीं निकल सके और 20 के करीब लोगों की वहाँ पे भी जो है वो डेथ हो गई। तो हमें पीछे से दीवारें तोड़ के और किस तरीके से वहाँ से हमने लोगों को 10-12 लोगों को जिंदा निकाल लिया। लेकिन इट वाज ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या और लोग यही सोचते हैं शायद हमारे साथ नहीं होगा। तो कल को किसी वक्त भी कहीं से भी नहीं पता चलता कि थोड़ा सा एक स्पार्क हो, जिस तरह हमारी वायरिंग और वो है उसके साथ स्पार्क हो और वहीं से जो है वो एक आपकी आग जो है वो शुरू हो और हो सकता है आप भी उसके विक्टिम बन जाए। तो मैं आज सबसे अपील भी करूंगा, आज इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे है जहाँ पे फायर रेस्क्यूअर्स को हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डालकर लोगों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं। वहीं पे मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि जितनी भी नई डेवलपमेंट हो रही है उसको सेफ रखें। ये छोटे छोटे से मेजरमेंट्स हैं, मतलब जिस तरह हम पहले भी सर आपसे बात कर चुके हैं कि हर घर में फर्स्ट एड के हवाले से भी लोगों को पता होना चाहिए किस तरह फर्स्ट एड देनी है। इसी तरह ये छोटी छोटी सी चीजें होती है जिसके हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए घरों में। और इस पे तो आजकल ट्रेनिंग अब हमारी सिर्फ आप हमारे उस पर चले जाए, 2 है। अगर आपने लाइफ बचाने वाली है तो फर्स्ट एड की लेनी है तो CPR की है, जहाँ पे आप सोशल मीडिया फोन पे इतना टाइम गुजारते हैं 5 मिनट लगाएं, आपको वहाँ पे जाएंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो उसमें पाक लाइफ सेवर के नाम से है, तो पाक लाइफ सेवर आप वहाँ से ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, या फिर RCC अगर आप उससे एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं तो रेस्क्यू कैडेट कोर की ट्रेनिंग ले लें। तो वो आपकी ऑनलाइन अवेलेबल है। उसमें कल को खुदा ना खास्ता आपके ही वहाँ पे कोई अगर इंसिडेंट होगा तो वहाँ पे, और प्लस अगर आप किसी भी हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं तो अपनी वॉलंटियर्स की टीम बना लें ताकि वहाँ से वो लोग कल को ऐसी वाकया हो तो फौरन क्या करना है। तो हमारा जो करीबी स्टेशन है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देगा और वहाँ पे आपकी सारी जो चीज़ें हैं उनको हम ERT आपकी बना देंगे, वो हमारे स्टेशन से भी लिंक्ड होगी ताकि जो भी लोग वहाँ पे हैं वो महफूज रहें। तो ये हमारा बेसिक अब जो सारी एफर्ट्स हैं जहाँ पे आज हमने बुनियादी निज़ाम बना दिया है कि एमरजेंसी सर्विसेज का हुकूमत ने, और उसके साथ साथ आज लोगों को, शहरियों को पाकिस्तान में ये हक मौजूद है और ना सिर्फ ये हक मौजूद है बल्कि ये एजाज़ हासिल है कि हमारी जो पाकिस्तान रेस्क्यू 1112 की टीम है वो आज पहली टीम है जिसको जनूबी एशिया में पूरे में, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफिकेशन मिली, यूनाइटेड नेशन से इंसराग की सर्टिफिकेशन मिली, जिसकी बदौलत आज हमने तुर्किया में भी रिस्पॉन्ड किया और तुर्किया में भी जिस तरीके से हमारा रिस्पॉन्स था उसको बहुत एक्नॉलेज किया गया और तुर्किया के जो हमारे टर्की के जो सदर हैं उन्होंने भी इसके तरफ में अवार्ड भी दिया, मेडल भी दिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिर्फ आज लोगों को, आवाम को अवेलेबल है। एक नंबर डायल करते हैं, इससे पहले कोई ऐसा नंबर नहीं था कि बगैर अमीर गरीब का फ़र्क रखे, बगैर किसी की सिफारिश के बगैर उनको फ़ौरन आज बुनियादी सर्विसेज मिलती है। किस तरह ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं खास करके फायर फाइटर्स के हवाले से? जी, फायर फाइटर्स की अगर आप देखिए तो ये बड़ी मुश्किल एक ट्रेनिंग है जिसके लिए चंद बुनियादी चीज़ें तो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो फिजिकल फिटनेस। ओके, यू मे बी वेरी मेंटली स्मार्ट, लेकिन अगर आपको फायर फोबिया है, वाटर फोबिया है, हाइट फोबिया है, तो ये नहीं कि खौफ है उससे,
तो फिर आप फायर फाइटर ऑब्वियसली नहीं बन सकते, या किसी स्पेस का फोबिया है, क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो फिर नहीं फायर फाइटर बन सकते। तो ये आपको फियर्स नहीं होना चाहिए, फिजिकली आपको फिट होना चाहिए। फिर आपको बाकायदा ट्रेन किया जाता है और उस ट्रेनिंग के अमल से गुजरने के बाद कुछ 6 महीने की हमारी बहुत रिगरस ट्रेनिंग है, और उसमें गुजरने के बाद फिर आप फायर में जाते हैं। अब सोचें ना, अगर 12-13 मंजिल पे या 18वीं मंजिल पे, जिस तरह भी सेंटोरस पे आग लगी, तो वहाँ पे अगर आपको चढ़ना पड़े, और वो भी आपको तकरीबन 30 किलो लेके साथ चढ़ना पड़ता है, बिकॉज पीछे उसके होज होती है आपके पास, पीछे आपके पास फायर एक्सटिंग ये होता है, ब्रीदिंग अपरेटस होता है। तो ये सारा सामान लेके चलना, और आपका अपना गियर उस वक्त जो आपने पहना हुआ है उसका भी अपना वजन है, कोई ये 30 किलो के करीब आप लेके चीज़ें जो है वो चल रहे हैं, और उसमें आपने 18वें फ्लोर पे जाना है। तो अगर आप खुद फिजिकली फिट नहीं है तो आप कैसे ये कर सकते हैं? तो इसलिए वो फिर वहाँ पे जाके वो मास्क पहने हुए, ब्रीदिंग अपरेटस पहने हुए, आग में, धुएं में, जहाँ पे नज़र कुछ नहीं आ रहा, वहाँ पे आपने जाके फायर फाइटिंग करनी है। तो उसके लिए जब तक कि आपकी अपनी फिटनेस नहीं है, आपकी अपनी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है, तो तब तक आप ये काम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ों को इंश्योर किया जाता है, और यही चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर, ताकि लोग इफेक्टिवली जो है वो ट्रेंड हो, और जाके वो आज उसी की बदौलत है कि आज देखिए, पहले छोटी सी आग लगी 9 बजे, पेस में पूरा पेस जल गया। आज अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद से जितने इंसिडेंट्स हुए हैं, और ये मैं यहाँ पे ये भी उनको देता जाऊँ, जिन बिल्डिंग्स ने भी निकलने के प्रॉपर रास्ते थे और कुछ इंतजाम लिए थे, वहाँ पे ना किसी की डेथ हुई और वो बिल्डिंगें भी बच गई। सो इसलिए ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये आपकी बिल्डिंग यानी आपकी जिंदगियों को भी और आपकी प्रॉपर्टी को भी बचाएगी, आपकी इंडस्ट्री को भी बचाएगी। अभी टोटल कितने फायर रेस्क्यूअर्स हैं आप लोगों के पास? हमारी जी 122 के पास इस वक्त जो पूरी स्ट्रेंथ है, जिसमें इमरजेंसी एम्बुलेंस, रेस्क्यू, फायर सर्विसेज, डिजास्टर रिस्पांस, फ्लड रिस्पांस, ये सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। और अब सेफ्टी के ऊपर भी काम कर रहे हैं। वो हमारे को तकरीबन 15,000 लोग हैं जो पूरे पंजाब में, और फिर इसके अलावा हमने खैबर पख्तूनख्वा में अब लोग ट्रेंड हैं हर ज़िले के अंदर, और वहाँ पे भी सर्विस मौजूद है। इसी तरह से हमारी गिलगित बल्तिस्तान में अब सर्विस बनी है। अभी हम सिंध और बलूचिस्तान के लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं कि वहाँ पे भी लोगों को सर्विसेज इसी तरह से मिल सके, और वहाँ पे भी ये बुनियादी निज़ाम मौजूद हो कि कहीं पे भी पाकिस्तान में लोग जाएं तो जो हमारा पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने आज इमरजेंसी नंबर दिया हुआ है वो है 1122, उस पर वो डायल करें तो बगैर किसी सिफारिश के उनको इसी तरह की मियारी सर्विसेज जो है वो मिल सके पूरे पाकिस्तान के। अच्छा, फायर स्टेशंस कितने हैं अभी पंजाब में, कितने हैं टोटल? हमारे जी इस वक्त जो है वो 200 से ज़्यादा अब जो है फायर स्टेशंस, रेस्क्यू स्टेशंस जो है वो मौजूद है, और हर तहसील की सतह के ऊपर और मेजर टाउन में इस वक्त स्टेशन जो है वो बन गया। और तो आपको अभी क्या लगता है सर कि अभी भी और किस तरह के इकदाम उठाने की जरूरत है ताकि इस डिपार्टमेंट को या इस रेस्क्यू सर्विसेज को और भी ज़्यादा आगे लेकर जाया जा सके? जी, ये अपने बड़ा इंपॉर्टेंट, हमारा फायर की जो एक्सपेंशन है वो अभी ग्रेजुअली चल रही है। हमने फर्स्ट फेज में तमाम डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर जो है वो हमने फायर सर्विस को इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है। अब हमारा अगली फेज्ड एक्सपेंशन है जो कि ऑलरेडी हमारे एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में हुकूमत ने अप्रूव कर दी है, हुकूमत पंजाब ने। उसके अंदर अब हमारा जो बड़ी तहसीलें हैं या जो हाई रिस्क तहसीलें हैं उसकी लेवल के ऊपर फायर रेस्क्यू सर्विस की एक्सपेंशन का अमल जारी है। तो जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्री है, जहाँ पे ज़्यादा हाई रिस्क तहसीलें हैं, वहाँ पे भी हम इस फायर रेस्क्यू सर्विस को लेके जा रहे हैं। जो बड़े टाउन हैं जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है या कुछ और जो वल्नरेबल टाउन्स हैं, वहाँ पे भी इसकी एक्सपेंशन और तौसीह का अमल जारी है, जो कि इस साल के ADP में भी शामिल जो है किया गया उसमें जा रहा है। अच्छा, क्या इक्विपमेंट्स के हवाले से, टूल्स या इस तरह की चीज़ों के हवाले से भी कोई फंड्स का प्रॉब्लम या कोई इस तरह की चीज़ों का प्रॉब्लम आता है? देखिए, हम पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद आज हमने एक सिस्टम उन्हीं महदूद वसाइल के अंदर किस तरह से उनको बरूए कार लाते हुए जो भी आप ज़रूरत होती है वो हुकूमत की तरफ से एक सिस्टम है जो कि हुकूमत आपने आज बनाया है, जो कि आज पूरे जनूबी एशिया के लिए एक मॉडल है। सो आज अल्लाह का शुक्र है बुनियादी निज़ाम बन गया है। अब ये एक्सपेंशन का अमल है। इस तरह ओवरऑल कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं बट वो ग्रेजुअली स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, और आज कोशिश यही है कि लोगों को बुनियादी सिस्टम और निज़ाम इसी तरह मिल जाए। जो असल चीज़ अब काम करने वाली है वो देखिए, हम जितनी ऊंची से ऊंची लैडर भी ले आए, 300 फुट की आज लैडर है हमारे पास जो कि ऊपर से लोगों को निकालने के लिए मौजूद है, लेकिन ये मैक्सिमम दुनिया में इससे तो अब ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं। तो हर हाल में जो बिल्डिंग बनती है
उसमें इखराज का रास्ता बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बिकॉज ये कहना बड़ा आसान है, जब आप सोचें 100, 200 या 300 फुट पे आप हवा में ऐसे खड़े हैं और छोटा सा झटका भी लगता है वहाँ पे, तो ये आसान नहीं है वहाँ से बंदों को उतारना। जो एक बंदा उस पर नहीं है और जिसको खौफ है वो तो वैसे ही नहीं उस पर आ सकता। तो इसलिए जो बुनियादी, मुझे याद है हम 2015 में टोक्यो के फायर चीफ से मेरी मुलाकात हुई। तो मैंने उससे पूछा कि आपने ये इतनी ऊंची लैडर है? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा आप क्या करते हैं? तो कहता है जौन सी बिल्डिंग सेफ नहीं है, जिसमें निकलने के रास्ते नहीं है, वहाँ पे किस तरह लोग रह सकते हैं। यानी उसके लिए बड़ी हैरान कुन बात थी। क्योंकि वो ये तस्वर ही नहीं कर सकता कि कोई ऐसी बिल्डिंग भी होगी जिसके अंदर जो है वो निकलने के बुनियादी इकदाम या उनकी हिफाजत के बुनियादी इकदाम नहीं दिए होंगे शहरियों को, और शहरियों को खतरे में डाला होगा। सो उन्होंने तो ये लेवल अचीव कर लिया। सो हम भी जो अपनी नई बिल्डिंगें बन रहे हैं उनमें हम नई इकदाम जो है रखे हैं। अब वहाँ पे ज़रूरत यह है कि इमरजेंसी रिस्पांस टीम हो हर बिल्डिंग की, वॉलंटियर्स हो। बिकॉज देखिए किसी को भी आप डायल करेंगे उसको आने में टाइम लगेगा। तो आप जो खुद लोग वहाँ पे मौजूद है हर फ्लोर पे, वो जिस तरीके से हर अपार्टमेंट को खाली करा सकते हैं वो बाहर वाला नहीं करा सकता। तो वो अपना हर फ्लोर से वो लोग खाली कराते जाए ताकि लोग बाहिफाजत वहाँ से निकल जाए और किसी की जो है वहाँ पे जो है वो डेथ ना हो। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरा सर, आज क्योंकि फायर फाइटर्स का दिन है, उनके नाम ये दिन है, तो जो लोग अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए शहीद हो जाते हैं, ख़ास करके फायर फाइटर्स, तो उनके अहले आना के साथ किस तरह ताउन किया जाता है? मतलब आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई है, कंपनसेट नहीं किया जा सकता उन अफराद के हवाले से। तो हुकूमत इस हवाले से क्या करती है और आपका इदारा इस हवाले से क्या करता है? देखिए, हुकूमत पंजाब ने यानी रेस्क्यू 1112 ने जो है वो स्पेशली फाइनेंस डिपार्टमेंट हुकूमत पंजाब से टेस्ट की और उन्होंने बाकायदा अप्रूवल दिया है जिसके तहत हम उनके किसी भी घर वाले को एक नौकरी भी देते हैं, उसको इमीडिएटली डबल कॉम्पनसेशन भी दी जाती है और उसके साथ साथ उसको सैलरी भी मिलती है टिल द रेस्ट ऑफ द लाइफ। सो ये एक स्पेशल कॉम्पनसेशन पैकेज है। ऑब्वियसली उसको तो वापस नहीं, लेकिन हम समझते हैं एक शहीद का बहुत बड़ा एक रुतबा है और जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल के दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाता है, उसका तो नेमो बदल और सब्स्टिट्यूट बिल्कुल नहीं है ही नहीं। लेकिन उनकी फैमिली को पूरा लुक आफ्टर करते हैं और उनके बच्चों की आगे एजुकेशन से लेकर उन सब चीज़ों का जो है वो देखभाल की जाती है। और इदारा ख़ुद जो हमारे आज 24 कि फायर फाइटर्स हैं, फायर रेस्क्यूअर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ डाल के लोगों की इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जिनकी शहादत हुई है, उनकी फैमिलीज़ को और उन सब को जो है वो जो कोई भी पॉसिबली चीज़ है, फ्रॉम डबल कॉम्पनसेशन टू देयर सैलरी और उसके बाद उनको एक एम्प्लॉयमेंट भी देना जो है वो उस चीज़ को जो यकीनी बनाया जाता है। ठीक है, दैट्स गुड। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि उनका नेमुल बदल तो कोई नहीं है, लेकिन फिर उनके लवाहिकीन के लिए कुछ ना कुछ वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, रेस्क्यू फैमिली का, और उनको उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। वो नहीं भी हो तो बल्कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम उनकी फैमिली का ख्याल रखें। सर, जाते जाते क्या लास्ट कॉमेंट करना चाहेंगे? मैं आज दोबारा से मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा उन तमाम फायर रेस्क्यूअर्स को जो कि अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल के दूसरों की ज़िंदगियाँ बचाते हैं, चाहे वो आग हो, दिन हो, रात हो, आपका कोई जंजला हो, आपकी कोई सैलाब हो, उस हर सूरत हाल में। लेकिन लोगों से भी साथ में अपील करूँगा, जहाँ पे आप करोड़ों रुपया, अब उससे भी ज़्यादा अरबों रुपए आप तो बड़ी बड़ी इतनी ऊंची बिल्डिंगें लगा रहे हैं, वहाँ पे लगा रहे हैं, वहाँ पे जो बिल्डिंग सेफ्टी के हमने रेगुलेशंस को नोटिफाई किया है 2022 में हुकूमत पंजाब ने, उनको यकीनी बनाएं, उन पे अमल दरामद करें ताकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप और आपकी इन्वेस्टमेंट दोनों सेफ हो और हम सब मिलकर एक महफूज मुआशरे की बुनियाद रख सकें। थैंक यू सो मच सर, यहाँ पर आने के लिए। डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डीजी हैं रेस्क्यू 1112 के। थैंक यू सो मच सर। और आज फायर फाइटर्स का डे मनाया जा रहा है और उनको आज हमने ये जो सेगमेंट है ट्रिब्यूट पेश किया है। तमाम तर जितने भी फायर फाइटर्स हमें देख रहे हैं तो उनको हम आज खराज तहसीन पेश करें। अब सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम शहरियों को दरपेश मसाइल को उजागर करते हैं और हुकाम बाला के नोटिस में लाने की भी थोड़ी बहुत कोशिश करते रहते हैं कि जनाब उन तक आवाज़ हमारी पहुँची जाए। आज हम दो अहम
इश्यूज़ पर बात करने वाले हैं। एक है शहर की टूटी फूटी सड़कों के हवाले से, और दूसरा ट्रैफिक का मसला, और दूसरा शहरियों की आसानी के लिए लगाए गए साइन बोर्ड्स जो कि टूट फूट का शिकार हो चुके हैं और अब उनकी मुरम्मत का मंसूबा तैयार कर लिया गया। और अगर शहर की सड़कों की बात की जाए तो सूबाई दारुल हुकूमत के 200 किलोमीटर तवील इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का मंसूबा तैयार किया गया था, जिसमें गुज़श्ता 4 बरसों में पहली बार 200 किलोमीटर तवील सड़कों की कारपेटिंग और पैचवर्क किया जाना था, लेकिन स्पॉट प्लांट बंद होने की वजह से पैचवर्क का काम इल्तिवा का शिकार है और एलडीए ने खसूसी फंड्स लेने के लिए पंजाब हुकूमत से रजू कर लिया, जिसके बाद वज़ीर आला पंजाब को इरसाल की गई समरी में 3 अरब 59 करोड़ 70 लाख रुपए के फंड्स की इस्तदा की गई। और ये शहरियों का दरीना मसला है जिससे ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर है और शहरी मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर हो चुके हैं। दूसरे मंसूबे में देखा जाए तो 16 मरकजी शाहराहों पर 7 करोड़ 50 लाख से ज़ायद की रकम खर्च होगी और इस मंसूबे की तकमील के लिए तमाम शाहराहों को 4 पैकेजेस में तकसीम किया गया है। कौन कौन से रोड्स पर साइन बोर्ड्स लगाए जाएंगे, कहाँ कहाँ पर साइन बोर्ड्स की मुरम्मत का काम किया जाएगा और कब तक ये जो मंसूबा है इसको मुकम्मल किया जाएगा, इस पर आज हम डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन, ये साइन बोर्ड्स और सड़कों की मुरम्मत ये बड़ा एक अहम मसला है जिस पर जितनी बात की जाए मेरे ख्याल से वो कम है और हर दफ़ा जब भी हम बात करते हैं उसका एंड रिज़ल्ट कोई नहीं निकलता। तो बताइएगा कब से ये मसला चल रहा है, ख़ासतौर पर साइन बोर्ड्स की मुरम्मत का मंसूबा भी शुरू हुआ है, तो कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, किन किन साइट्स पर ये हो चुका है? अब मुनीबा से बुनियादी तौर पर तो ये जिन मसाइल की आपने निशानदेही की है, हाँ जी। ये पब्लिक फैसिलिटीज़ के सारे इश्यूज़ हैं और इनका जो मुरम्मत और बहाली का काम है ये डे बाय डे करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हुकूमत आए, खा वो निगरान हुकूमत हो या जमहूरी हुकूमत हो या कोई भी सेटअप चल रहा हो, तो इनके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर काम होना, इनका सर्वे करना ज़रूरी होता है। लेकिन ये बड़ा बदकिस्मती है कि 4 साल बाद सर्वे ये मुकम्मल किया गया कि किन किन चीज़ों की मुरम्मत की ज़रूरत है। हालांकि इन गुज़िश्ता 4 सालों को देखा जाए तो 3 जमहूरी हुकूमतें आईं। बुज़दार का दौरे इक़्तिदार था, हमज़ा शहबाज का दौरे इक़्तिदार था और परवेज़ इलाही का दौरे इक़्तिदार था। लेकिन अब निगरान हुकूमत में आकर इस समर का फैसला किया गया तो ये उन जमहूरी हुकूमतों की कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। और जिसकी आपने अपने इंट्रो में निशानदेही की कि शहर का 200 किलोमीटर जो तवील इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस वक्त ज़बूहाली का शिकार हो चुका है। इसकी भी जो सर्वे का आगाज़ है वो 3 साल पहले किया गया था। तो 3 साल बाद लाहौर को मेंटेन करने वाले इदारे आज सिर्फ इस चीज़ के ऊपर पहुंचे हैं कि हाँ जी हमें इन 200 किलोमीटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुरम्मत करना चाहिए। हालांकि ज़रूरत इस अमर की थी कि जैसे जैसे आपका सर्वे मुकम्मल होता आप वहाँ पर पैच वर्क करते रहते। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही इन पैच वर्क की करने की बारी आती है तो मुख्तलिफ तरह के मसाइल आते हैं। सबसे पहले तो एलडीए ये सोचता है कि क्या हमारे असफाल्ट प्लांट जो है वो फाल भी हैं या नहीं है। अभी तक वो बंद पड़े हैं। मजदूर हैं वो ईद की छुट्टियां गुजार के वापस नहीं आए। एलडीए ने कोई अल्टरनेट उसका इंतज़ाम नहीं किया। फिर उसके बाद दूसरा ख़जाने की तरफ देखा जाता है कि क्या हमारे ख़जाने में इतने पैसे हैं। बात ये है कि अगर बारहा आपके प्रोग्राम में इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि जो लाहौर का मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है 3000 किलोमीटर का, अगर इसी को ही मेंटेन कर लिया जाए, इसी को ही पैच वर्क हो जाए, इसकी ही रिहेबिलिटेशन हो जाए तो आपको मेगा प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत ही ना पड़े। इन सड़कों पर, इन फ्लाईओवर्स पर, इन अंडरपासेस से तजावुज़ात का खात्मा कर दें। जहाँ जहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं वहाँ पे पैच लगा दें। जहाँ पे ग्रिटिंग लगने वाली है आप ग्रिटिंग लगा दें तो लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत तवील इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाँ जी। लेकिन उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देनी और नए मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारी सारी तवज्जो होनी है कि वो उसको भी मुकम्मल कर दिया जाए, उसको भी मुकम्मल कर दिया जाए और बगैर किसी ट्रैफिक काउंट सर्वे के कि क्या यहाँ पर एक फ्लाईओवर की या अंडरपास की ज़रूरत भी है या नहीं। अब जिसको मुरीबा समझा जाता है ना कि ये शायद ये सड़क है इसके ऊपर पैच वर्क हम 15 दिन बाद भी लगा देंगे तो वो उससे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। एक फ्लाईओवर जिसको आपने 5 अरब रुपए की लागत से बनाया ताकि वहाँ से बॉटलनेक ख़त्म हो जाए, ट्रैफिक का फ्लो बेहतर हो जाए, अगर उसके दरमियान में सड़क किसी भी जगह पे टूट गई है तो वो जो आपका
ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर का एक दावा था ना, वो उसी वक्त ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आवाम के लिए वो टूटी हुई सड़क, वहाँ पे सिग्नल लिया कि लोगों ने रुक के ही जाना है। तो इसके ऊपर इस हुकूमत को और पुरानी हुकूमतों को कुछ सोचना चाहिए था। इसी तरह ये ट्रैफिक साइन बोर्ड है, लाहौर में जो लोग बाहर से आते हैं और आके लाहौर में अपने जो रोज़मर्रा के अमूर हैं वो सर अंजाम देते हैं, बेशतर लोगों को नहीं पता होता कि उन्होंने कौन सा रास्ता अडॉप्ट करना है। और ये वैसे भी ट्रैफिक इंजीनियरिंग में लाजिम है कि इस तरह के जो साइन बोर्ड हैं उनकी तनसीब की जाए ताकि लोगों को रहनुमाई मिल सके। जी। लेकिन ये भी अनफॉर्चुनेटली हम 4 सालों में लाहौर के साइन बोर्ड की तब्दीली पर कोई खातर खा इकदाम नहीं कर पाए, और अब आके निगरान हुकूमत में ये प्लान बना रहे हैं कि 4 करोड़ या 5 करोड़ रुपए की लागत से इन तमाम साइन बोर्ड्स की तब्दीली का काम कर दिया जाए। जबकि आप सड़कों पर विजिट करें तो साइन बोर्ड हैं वो या ग्रीन बेल्ट में गिरे पड़े हैं या वहाँ से वो है ही नहीं है ना, या है ही नहीं है, या वो साइन बोर्ड से पता नहीं किस तरफ इशारा कर रहे होते हैं जहाँ पे उसका कोई लेना देना नहीं होता। जब वो मंजिल ही नहीं है तो वो वहाँ पर वहाँ का इशारा दे रहे होते हैं। गूगल मैप भी भूल जाता है कि अब मैंने कहाँ से जाना है। तो इस तरह के तो साइन बोर्ड की तनसीब हुई है, तो इनके ऊपर इस हुकूमत चलेंगे फिर हुकूमत से बात कर लेते हैं। निगरान वजीर हाउसिंग ने हमें ज्वाइन कर लिया है, असफर अली नासर साहब हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि जनाब ये प्लान तो बनाया गया है लेकिन इस पर अमल दरामद कब से शुरू होगा और इसके खातिर खा नताइज किस तरह सामने आएंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर बताइएगा, ये दोबारा से साइन बोर्ड्स के हवाले से प्लान आउट किया गया है, कब से शुरू किया जाएगा इसका और कितनी लागत आएगी इस प्लान के ऊपर? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे प्रोग्राम के ऊपर मदऊ किया। ये बिल्कुल साइन बोर्ड के ऊपर जो है वो हमारी डिटेल मीटिंग हुई है, उसके ऊपर काम शुरू कर दिया जाएगा बहुत जल्द। आपको मालूम है कि कलमा चौक का जो अंडरपास है उसका इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कल जो है वो इफ्तिताह है और उसकी डेडलाइन 5 मई की दे दी गई थी। अलीज़े पास की बात कर रहा हूँ। जी। तो इन तमाम पासेस को मिला के और तमाम जो इस वक्त काम चल रहे हैं, चाहे वो CBD के हवाले से हैं या वो किसी भी और अंडरपास के हवाले से हैं, उसके ऊपर साइन बोर्ड्स का बड़ा लाजिम किरदार है, क्योंकि उसकी वजह से बड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है आवाम के अंदर। तो इसके ऊपर भी जल्द से काम शुरू करने इसके लिए भी मुख्तस कर दिए हैं 5 से 7 करोड़ रुपए और उस पर जल्द काम शुरू होगा। जी हेलो सर, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा, तो सर ये कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा ये बताइएगा हमें। जी मैं आपको वही अर्ज कर रहा था कि क्योंकि इस वक्त पॉलिटिक्स के ऊपर सारी डिस्कशन कर ली गई है और क्योंकि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं और अंडर पासेस के ऊपर भी काम किया जा रहा है और एक बहुत ही अच्छा मंसूबा है, एक्सपेक्टेड है कि कल उसकी इफ्तिताह भी हो जाएगा। सर दोबारा से आपसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं, मेरे ख्याल से कोई लाइन में इशू आ रहा है, दोबारा से इनको जो है वो लाइन पर लेते हैं। अच्छा जैन, जिस तरह उन्होंने कहा कि कल इफ्तिताह है, कलमा चौक वाला जो अंडरपास दोबारा से रीमॉडल किया गया है और माशाल्लाह बहुत अच्छा किया गया है, वहाँ से सफ़र होता रहता है, लेकिन कल तो वो उसका हो जाएगा, बाद में उसको किस तरह मेनटेन किया जाएगा? और जो मंसूबा ये वाला है पैच वर्क वाला, देन ये साइन बोर्ड्स वाला, ये भी इसी के साथ ही इन्होंने करना है? देखिए जी, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो कलमा चौक रीमॉडलिंग का मंसूबा है, इसके साथ साथ CBD मेन बुलेवार्ड का प्रोजेक्ट है, इसकी जो पहली डेडलाइन थी वो 23 मार्च थी, उसके ऊपर ये मुकम्मल नहीं हो सका। फिर उसके बाद 1 मई इसकी डेडलाइन दी गई, उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो सका। लेकिन अब ये इन्होंने 5 मई की इसकी डेडलाइन दी है कि 5 मई को ये मुकम्मल कर लिया जाएगा और पूरे जो बैरल हैं उनको मुकम्मल किया जाएगा ताकि जो ट्रैफिक रवानी है वो बेहतर हो सके। लेकिन अब मैं जब ये निगरान वज़ीर हाउसिंग की गुफ्तगू कर रहे थे कि हम ये भी पब्लिक फैसिलिटी का काम करना चाह रहे हैं, ये भी काम करना चाह रहे हैं, तो मैं ये बात सोच रहा था कि क्या इनको ये मैंडेट दिया गया था कि ये आके जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनको मुकम्मल करना शुरू कर दें, या ये आके पब्लिक फैसिलिटी के काम करना शुरू कर दें? इनकी तो मुद्दत ख़त्म हो गई, इनको तो चाहिए था कि ये इलेक्शन करवा देते तो वो ज़्यादा मुनासिब होता, क्योंकि आवाम की इस वक्त यही इनसे डिमांड है कि इलेक्शन करवाए जाएँ। लेकिन ये साथ साथ जो पब्लिक फैसिलिटीज़ के काम हैं इनको भी जारी रखना चाहिए और निगरान पंजाब हुकूमत इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, जो मैंने देखा है। जिस तरह निगरान वज़ीर आला पंजाब और निगरान वज़रा दौरे कर रहे हैं मेगा प्रोजेक्ट्स के,
और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर लाहौर के ऊपर फोकस किए हुए हैं, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे ये निगरान हुकूमत इन्हीं मेगा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के लिए ही आई है। क्योंकि आपने देखा कि जब परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत जा रही थी और ये वाइब्स आना शुरू हो गई थी कि कुछ दिनों में ये हुकूमत असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, तो उन दिनों में परवेज़ इलाही साहब ने बड़े मनसूबों के संगे बुनियाद रखे और कई मनसूबों के अधूरे इफ्तिताह भी कर दिए जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। लेकिन इस हुकूमत ने आके, निगरान हुकूमत ने आके इस चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस किया है कि हम जल्दी जल्दी इन मेगा प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करें। लाइक लाहौर ब्रिज की तोसी का मंसूबा है, उसको मुकम्मल करने के लिए 15 मई की डेडलाइन दे दी। इसी तरह जो समनाबाद अंडरपास है उसको मुकम्मल करने के लिए शादरा का जो मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन है उसको मुकम्मल करने के लिए 10 माह का वक्त दे दिया। सगियाँ प्रोजेक्ट है, तो इस तरह इस वक्त हुकूमत की तरफ से डेडलाइन तो दी जा रही है, लेकिन ये बदकिस्मती है कि फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे। और जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं या ये पैचवर्क का काम है या कोई भी खूबसूरती का काम है, उसके लिए फंड्स दरकार होते हैं। तो निगरान पंजाब हुकूमत अथॉरिटीज़ को, कंपनीज़ को और एजेंसियों को उतने फंड्स का इजरा नहीं कर रही जितना इस वक्त ज़रूरत है कि इस वक्त शहर में ये सारे जो फंड्स का मतलब प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत। देखिए, जैसे ही निगरान हुकूमत आई उसके बाद आते साथ ही सबसे पहले मेगा प्रोजेक्ट्स के जितने भी फंड्स थे उनको रोक लिया गया। और उससे पहले परवेज़ इलाही साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में जो जारी किए थे उनको भी रोक लिया गया। फिर उसके बाद अब जो फंड्स हैं उनका इजरा शुरू हुआ, लेकिन वो इतने इनफ फंड नहीं है कि इन लिमिटेड जो हैं वो दिए जा रहे हैं। अच्छा, फिर असफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि फंड्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। सर, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी जी बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा फंड्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा आप लोगों को? देखिए, पहले तो आपको इस बात को पता होना जरूरी है कि जब कोई भी निगरान हुकूमत आती है तो इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की तरफ से बेवहा जो है पाबंदियां होती हैं जी। अब जो मेगा प्रोजेक्ट के फंड्स होते हैं या उनके जो गैर तामीरी काम होते हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उस पर पाबंदी लगा देती है कि ये नेचुरल प्रोसेस है और ये चलता आ रहा है और यही तरीकेकार है ताकि कोई भी ऐसा काम ना किया जाए जो बाद में आने वाली हुकूमतों के लिए प्रॉब्लम बनाए। एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी चाहिए जो नए मंसूबे जो है उनको कैरी ऑन करे। जहाँ तक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का ताल्लुक होता है, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट के अंदर अनाउंस हुआ हो, तो बेसिकली जो काम चल रहा होता है उसको ऑनगोइंग काम को करना होता है। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा जब से निगरान हुकूमत आई है और आपके सवाल का जवाब के फंड्स नहीं है तो चल रहा है और इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट्स में हैं, जो सारे मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको इंशाल्लाह कामयाबी से पूरा करेंगे। कल मैं खुद जो है वो सीबीडी के हवाले से जो अंडरपास है, जो अलीजन पास है, अलीजे क्रॉस जो कलमा चौक से सीधा कैमरे की तरफ जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा इकदाम है, उसकी इंशाल्लाह जो। लेकिन सर बड़े प्रोजेक्ट्स तो पूरे हो जाएंगे, बड़े प्रोजेक्ट्स तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें हैं, सड़कों की मुरम्मत है, ये साइन बोर्ड्स की मुरम्मत का काम है जो इल्तिवा का शिकार था, ये भी तो साथ साथ होने चाहिए। ये सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स में ही फोकस है? देखिए, होने भी चाहिए और हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। सड़कों की सारी मुरम्मत चल रही है, रिपेयर मेंटेनेंस चल रहे हैं। मैं नहीं कहता कि सारी नई सड़कें बन रही हैं, लेकिन सारी रिपेयर मेंटेनेंस बिल्कुल चल रही है। साइन बोर्ड्स के ऊपर भी काम होता है, उस पर भी 5 से 7 करोड़ रुपए का रखा हुआ है। तो दे आर वर्किंग, कीप एंड ऑन इट, दे आर ऑल वर्किंग। अच्छा, मिनिस्टर साहब ये फरमा दीजिएगा कि आपने तो इलेक्शन करवाने थे, आप मेगा प्रोजेक्ट्स की बातें किए जा रहे हैं, इलेक्शन के ऊपर भी तो कोई बात करें ना कि आप इलेक्शन कब करवा रहे हैं। और जिस तरह आप पब्लिक फैसिलिटी के काम आप कह रहे हैं कि मैंने सीबीडी का भी विज़िट कर लिया है, मैंने ड्रेनों के भी विज़िट कर रहा हूं, तो लोग तो ये जानना चाहते हैं कि आपने अभी तक इलेक्शन की क्या तैयारी की है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा शेख साहब, माशाल्लाह एक बड़े सीजन्ड सहाफ़ी हैं, इस बात को खूब समझते हैं कि ये जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी पाबंद होती है निगरान हुकूमत। हमारा काम तो साफ शफाफ इलेक्शन कराना, कंडक्ट कराना उस वक्त है जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हुक्म सादर फरमाता है। इस वक्त पार्लियामेंट का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और वफाक का जो मामला चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दिन में शामिल हुए हैं, इसलिए तुम अपना मामला चला रहे हैं। जिस वक्त हुक्म सादर फरमाएंगे हम कर देंगे। आपको मालूम है कि वफाक की तरफ से फंड इशू होना क्योंकि नहीं हुआ होगा। अगर फंड इशू नहीं होगा तो बैलेट पेपर और सारा प्रोसेस कैरी ऑन होगा। तो हमने तो अपना इलेक्शन तब कंडक्ट कराना है जब हमें कहा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हम तो उनके ताबे।
जी जी। अच्छा, एक और चीज़, वो अभी ना मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि कल मैंने CBD का विज़िट किया और जी, वहाँ जी। पे जाके वो कलमा अंडरपास को चेक भी किया। अच्छा सर, मैं सिर्फ मुनीबा सर से ये जानना चाहता हूँ कि कल के दिन तक तो आपके 90 रोज़ ख़त्म हो गए थे, तो फिर आपने किस हैसियत से कलमा चौक अंडरपास का विज़िट किया? लेकिन उसके लिए मैंने आपको कुछ थोड़ी सी क्लियरेंस कर देता हूँ। तब तक मुकम्मल तौर पर अपनी गवर्नमेंट में, अपने गवर्नेंस के अंदर रहेगा, जब तक कि एक मुकम्मल इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो नहीं आ जाती, क्योंकि गवर्नेंस का जो गैप है वो इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। आर्टिकल 223 और आर्टिकल 224 जो है वो तमाम डिटेल्स प्रोवाइड करती है, और 90 डेज के बाद कुछ मामला है इसके ऊपर आइन ने किसी किस्म की कोई बात नहीं की, तो ये एक प्रेसिडेंट है हमारे सामने जो कि फॉलो किया जाता है 2008 का, आपके सामने है। जब 15 नवंबर को इलेक्शन जो नेशनल असेंबली भी गई, और आज ठीक है जी। निगरान वजीर हाउसिंग असफर अली नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया कि आपने अपना मौक़िफ़ जो है हमारे साथ शेयर किया। जैसे ही हमने इलेक्शंस की बात की है जैना, आपने आउट ऑफ सिग्नल होना शुरू हो गए, वहाँ से सिग्नल्स ही नहीं, आवाज़ ही नहीं आ रही थी। हाँ, ये प्रॉब्लम आ जाती है अक्सर कि जब ये बात करें कि आप मेगा प्रोजेक्ट्स किस हद तक मुकम्मल कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हमारी बहुत ज़्यादा तवज्जो है, और जब ये प्रॉब्लम आती है, ये बात होती है कि इलेक्शन कब करवाना है, तो फिर उसके बाद वो जस्टिफिकेशन तो है ना कि वफाकी हुकूमत और जो वफाक की इस वक्त लड़ाई चल रही है। लेकिन मुनीबा, अब शहर की बात करें तो शहर को इस वक्त ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये 90 दिन से ज़ायद वक्त गुजार चुके हैं, लेकिन शहर लाहौर रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन और मेंटेनेंस मांगता है, जिस तरह शहर की खूबसूरती है। अच्छा, जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन इनसे किया था, कल भी मेरे ख्याल से आपने ये सवाल किया था इनसे, तो तब उन्होंने क्या जवाब दिया था? अभी तो समझ नहीं आ रही थी ना, क्योंकि लाइन की प्रॉब्लम थी। कल इन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं हमारे पास मैंडेट है, जब तक नई हुकूमत नहीं आती तब अच्छा। तक हम इसी तरह ही काम करते रहेंगे। और मुझे जो मिनिस्टर साहब ने मुझे ये अपने इंटरव्यू में बोला था, उन्होंने कहा कि जो हुकूमत की तरफ से जिम्मेदारी मिली हुई है, मैं एक मिनिस्टर हूँ, मेरा काम है मैं दौरे करता रहूँ, अच्छा। और मैं उसी के मुताबिक दौरे कर रहा हूँ। तो मैंने फिर इस चीज़ पे जोर दिया कि आपको इलेक्शन की तरफ ज़्यादा जोर देना चाहिए, जिस मकसद जो कि आपको मैंडेट मिला। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि अभी वफाकी हुकूमत ने हमें फंड्स नहीं दिए, वो फंड्स देगा इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन उससे जो बैलेट पेपर हैं वो छापेंगे, ट्रेनिंग्स मुकम्मल होंगी, बाकी अरेंजमेंट्स होंगे, तो फिर उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएंगे। तो फिर मैंने इनको कहा था कि मुझे लगता है कि आप लंबा टाइम गुजारने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया गया था। तो वहाँ पे भी सिग्नल्स आउट हो गए होंगे। बात यह है कि जिस बंदे को जो जिम्मेदारी दी गई है ना, उसको उसी जिम्मेदारी को ही निभाना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है इस निगरान हुकूमत की कि एटलीस्ट इन्होंने जो इदारे हैं, जो पब्लिक फैसिलिटी के इदारे हैं, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाए, ये तमाम जो कबीना के 8 जो वज़रा हैं और वज़ीर आला पंजाब हैं, वो इसके ऊपर तवज्जो एटलीस्ट दे रहे हैं। वो इन अदारों को इस चीज़ पे पुश कर रहे हैं कि आप जो अवाम के काम हैं उसको करते रहें। लाइक अभी लेकिन आपको नहीं लगता दौरे ज़्यादा हुए हैं काम के निस्बत? और देखें, ये इसमें तो कोई शक नहीं है, ये दौरे ही हुए हैं इन 90 दिनों में। ज़ाहिरी तौर पे तो ये नज़र आता है। वैसे तो मैं ज़ाती तौर पे मेरा जो तज्जिया है वो ये है कि मैं तो वैसे भी इन दौरों के खिलाफ होता हूँ कि ये दौरे करने से ना ही नालों की डिसिल्टिंग होती है, ना ही पैचवर्क होता है, लेकिन एटलीस्ट इस चीज़ का फ़ायदा होता है कि जो आपका मतहत अमला होता है या जो अफसरान होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, उनके ऊपर एक चेक होता है कि हमारा जो मिनिस्टर है या हमारा जो सेक्रेटरी है वो इस चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए है, तो वो उसको ज़्यादा स्क्रू अप करते हैं, उसको ज़्यादा तेज़ी में काम को करने की कोशिश करते हैं। अभी इन्होंने जो दौरे शुरू कर दिए हैं, जिसमें ये भी मानसून आ रहा है, बारिशों की पेशगोई है, तो नालों की डिसिल्टिंग का आगाज़ हो गया, अप्रिशिएट करना चाहिए, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको होना चाहिए। पैचवर्क अभी तक सड़कों पे नहीं हुआ, हम इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि करना चाहिए। इस 200 किलोमीटर पे पैचवर्क ना होने की वजह से बिल वास्ता और बिला वास्ता पूरे लाहौर की ट्रैफिक डिस्टर्ब होती है। वही जो सफ़र है जो 20 मिनट में हम कर लेते हैं, इस पैचवर्क ना होने की वजह से वो 40 मिनट के ऊपर चला जाता है। इसी तरह लाहौर को इस वक्त ब्यूटिफिकेशन की ज़रूरत है। मुख्तलिफ मुकामात पर जो PHA है उसकी बेहतर कारकर्दगी नहीं नज़र आ रही, जो ग्रीन बेल्ट्स हैं वो खाली हो चुकी हैं, वहाँ पे घास मौजूद नहीं है,
दरख्त मौजूद नहीं है। ये हुकूमत आने की वजह से जो क्लीन एंड ग्रीन का एक मंसूबा था, हाँ, वो भी बंद खत्म हो हो के गया। रह गया। जो बिलियन ट्रीज सुनामी मंसूबा था वो तो इमरान खान साहब के साथ ही वापस चला गया, लेकिन एटलीस्ट शहर को दरख्तों की तो ज़रूरत है, शहर के ट्री कवर में तो इजाफा करना है, वो उतना बेहतर अंदाज में नज़र नहीं आ रहा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि निगरान हुकूमत को इन इदारों से रूटीन में करवानी चाहिए, जिसके लिए ना दौरों की ज़रूरत है, ना मीटिंग्स की ज़रूरत है और ना कोई कॉल अप नोटिस की ज़रूरत है। इसको रूटीन में ही चलते रहना चाहिए, क्योंकि इस शहर को जो कि 1.25 करोड़ आबादी का मालिक शहर है, इसको रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूरत है कि इन चीज़ों पे काम होना चाहिए। और दूसरा जिस हवाले से हम जैन बात कर रहे थे साइन बोर्ड्स के हवाले से, वो तो खास करके उसके ऊपर तवज्जो होनी चाहिए और उसकी मरम्मत और बहाली का काम जो है वो मंसूबा शुरू तो किया गया है, लेकिन इसको पाए तकमील तक भी पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल जो टूर यहाँ पर करने आते हैं उनके लिए बड़ी आसानी होती है। पाकिस्तानी तो चलो इससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं, लेकिन उनके लिए बड़ी आसानी होती है कि वो साइन जो है साइन बोर्ड से देख के अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं। तो ये हम तो ये कहेंगे जनाब के दौरे कम किए जाएं और काम पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और डिटेल में हमने गुफ्तगू की है कि जनाब क्या चल रहा है, किस तरह के काम हो रहे हैं या सिर्फ दौरे ही हो रहे हैं। सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें आज हम बात करेंगे जनाब हमारी और आपकी हेल्थ के हवाले से। बहुत से लोग हैं जो हाइपरटेंशन का शिकार होते हैं, लेकिन ऐसी एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है जिसमें ये पता चला है कि वर्क प्लेस पर ज़्यादा बर्डन होने की वजह से, ज़्यादा काम होने की वजह से जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं उनमें हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर हाई रहने का जो मर्ज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, उनके ऊपर बर्डन रहता है, मुलाजमत की भी एक प्रॉब्लम होती है। देन वहाँ पर जब आपका बॉस के साथ आपके साथ नहीं बन रही होती, कुलीग्स के साथ आपकी नहीं बन रही होती, तो एक जो प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप होता रहता है, तो उसकी वजह से आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह इसको ओवरकम किया जा सकता है, और अगर मुसलसल आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो किस तरह की और जो मर्ज़ हैं वो भी आपको लाहक हो सकते हैं, और वर्क प्लेस पर ख़ास करके इसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है, कि कौन कौन से इक़दाम हमें उठाने की ज़रूरत है। आज हम इस पर बात करेंगे। डॉक्टर नदीम ख्वाजा हमारे साथ मौजूद है, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है, इनसे मेडिकल के हवाले से बात करेंगे। और सना खान कॉर्पोरेट ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जनाब वर्क प्लेस पर किस तरह के इन्वायरमेंट होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बोझ है उसे कम किया जाए। सना, आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और डॉक्टर साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप दोनों, ठीक ठाक हैं? सना, आप ही से स्टार्ट करती हूँ। हाइपरटेंशन मतलब बहुत से हम देखते हैं कि घर में भी लोगों को इन तमाम तर प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ये रिसर्च हमारे सामने आई है कि ख़ास करके वर्क प्लेस पर जो हाइपरटेंशन के मरीज़ हैं बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इतना बर्डनाइज उन्हें कर दिया जाता है कि वो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। मतलब किस तरह का बर्डन है या किस तरह इसको ओवरकम किया जा सकता है? अच्छा, I think the question is very pertinent because of the actual scenario that happens in the corporates. एक चीज़ नहीं है उसमें इन्वॉल्व, मैं समझती हूँ उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो फैक्टर इन करते हैं टू दिस आउटकम की। जी, सबसे पहली क्वेश्चन या कंप्लेन ये आता है कि हाइपरटेंशन का पेशेंट हो गया या बीपी हाई है, एपिसोडिक हाइपरटेंशन है, समटाइम्स इवन मास्ड हाइपरटेंशन है कि जब वो कराने आते हैं क्लिनिक में चेक तो उनका बीपी ठीक होता है लेकिन वर्क प्लेस पे बढ़ जाता है। हाँ। मैं ये समझती हूँ, एंड बीइंग इन अ कॉर्पोरेट व्हेन आई सी लॉन्ग वर्किंग आवर्स, लॉन्ग सिटिंग आवर्स, फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस है या कोई इस तरह की बैंकिंग की जॉब है तो वहाँ पे आपको बैठ के चेयर के ऊपर काम करना है, और उसमें बीच में अगर आपका लंच ब्रेक भी आता है तो लंच ब्रेक में पीपल प्रेफर सिटिंग ऑन द डेस्क एंड ईटिंग एंड नॉट मूविंग एट ऑल। ज़्यादा से ज़्यादा अगर मूव करते हैं तो वो 2 कदम बाहर चल के चले जाते हैं और जाके वो क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, चाय पी लेते हैं, अगेन एडिंग अप टू द फैक्टर्स। उसके बाद ज़ाहिर बात है टीम लीड का, बॉस का प्रेशर है, डेडलाइंस का प्रेशर है, वर्क एनवायरनमेंट में अगर इकोसिस्टम में आपका वर्क कल्चर, टीम कल्चर अच्छा नहीं है वो स्ट्रेस को ऐड करता है। फिर आपकी अपनी ईटिंग हैबिट्स हैं, और सबसे ज़्यादा कल्प्रिट मैं समझती हूँ आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है कि वर्क आउटसाइड ऑफ द वर्क भी आप कोई ज़रूरी नहीं समझते वॉक करना या एक्सरसाइज करना। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऑब्वियसली जिसके ऊपर इतनी बात कर रहे हैं हम, दुनिया में इतनी रिसर्च हो रही है उस पर और लोग उस पर अमल भी करें। पाकिस्तान में हम उसके ऊपर सेमिनार्स तो बहुत करते हैं लेकिन जहाँ पे अमल करने की बात आती है तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारा फैमिली कल्चर भी उसको सपोर्ट करता है। कॉर्पोरेट्स में खुश आइंद बात अब मैं ये देखती हूँ कि उसमें एम्प्लॉयज़ की वेलबींग को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है।
उसमें साइकोमेट्रिक एनालिसिस भी शामिल हैं, उसमें OPD कवर्स ऑन द प्रेमिस ऑफ द कॉर्पोरेट्स भी शामिल हैं। सो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि ये इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि जनाब हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं उनकी वेल बीइंग के ऊपर खास करके ख्याल रखा जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं ये सवाल लेकर आऊँगी कि हाइपरटेंशन के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं वर्क प्लेसेस पे, जिस तरह मैंने बात की कि रिपोर्ट में आया कि वर्क प्लेसेस पे ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से हाइपरटेंशन के मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। एक ही सिचुएशन में रहते हुए और जब आप हाइपर टेंशन का शिकार हो जाते हैं तो किस किस तरीके के और भी मर्ज आपको लाहक हो सकते हैं? असल में ये जब हम इस वाले ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं वो ये है कि उसमें स्ट्रेस की वजह से स्पाइक्स आते हैं। अच्छा। वो कहते ये हैं कि वो बेशक वापस भी चला जाए थोड़ा सा ब्लड प्रेशर के नीचे, वो उसी तरह ख़तरनाक है जिस तरह किसी को ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड प्रेशर तो ऐसी है ना कि वो लगातार चलता जा रहा है। तो इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि एनवायरनमेंट इस किस्म का हो गया कि जिसमें सेडेंट्री लाइफस्टाइल यानी बहुत चलना फिरना नहीं, फिर ऊपर से रिलैक्सेशन के लिए सिगरेट, और फिर ज़ाहिर एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, बहुत सी डिटेल्स आ जाएंगी, लेकिन मकसद ये है कि वो आपस में अब ये नया कल्चर, ये ठीक कह रहे हैं कि इंट्रोड्यूस होना चाहिए कि जहाँ आप काम कर रहे हैं आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। क्योंकि देखें ना, वो आप उसको हवा में ये कहते रहे एम्प्लॉई को कि ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया, स्पेसिफिक बातें बताई हों क्या काम कैसे होना है, तो उससे क्या होता है आपकी एक्सपेक्टेशंस और आप जो आउटपुट चाहते हैं वो एक ठीक आपको नज़र आए। ये वो चीज़ें हैं जिसका कोई दवाई के बगैर काम है, इसमें तो कहीं दवाई का जिक्र ही नहीं है कि थोड़ा सा आपको पता हो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आपका स्किल लेवल क्या है, जो आप एक्सपेक्ट किसी से नहीं कर सकते आप उस पर डाल देंगे तो वो तंग ही रहेगा। मुझे याद है कि मेरे एक जानने वालों को डबल प्रमोशन मिली तो उनको बजाय फ़ायदा होने के पढ़ाई में उनको नुकसान हो। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है कि बैलेंस सा बनाओ, किसको आप कितना ट्रेन करके लाए हैं, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस। और फिर वही मैंने आपको कहा कि ये जो स्पाइक्स हैं स्ट्रेस की, ये इतना नुकसान करती हैं कि इसमें होता क्या है कि ब्लड प्रेशर तो शूट कर ही गया। अच्छा। साथ ही एक अजीब फिनोमेना है कि आपकी जो शरीयानें हैं वो इकट्ठी होती हैं। जब वो इकट्ठी होती हैं डैमेज भी होती हैं, वो बेशक दिल को डैमेज करें, किडनीज को करें, दिमाग के सारी सप्लाई को डिस्टर्ब करें, और फिर जब ये एक प्रोसेस चला जाता है और ये रिस्पॉन्स शुरू हो जाता है तो बॉडी हर बार उसी तरह रिस्पॉन्ड करती है। तो ये सर्कल में से निकलना है। अभी मैं ऐसे क्या साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जब आपका ब्लड प्रेशर शूट करता है? आप देखिए ना, इरिटेबिलिटी है, यानी आप ज़रा सी बात हुई तो वो बेचारा पहले ही घबराया हुआ कि मुझे डांट पड़ेगी, तो वो उसकी डिफेंस में पहले ही तैयार है। तो वो आप लगेगा कि वो एकदम बहुत जल्दी से उसका गुस्सा आ रहा है, और पैल्पिटेशन ये तो है ही ना कि दिल चल रहा है और एकदम बेचैनी शुरू हो गई और इस किस्म की बहुत सी और बातें। तो वो असल में तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम कहते थे लंबा सांस ही लेके आप अगर थोड़ी सिचुएशन को असेस कर लें तो ये कोई इंटरवेंशन बिल्कुल छोटी सी है। अब ये ट्रेन करते हैं लोगों को, तो इनको पता है कि आप 2 दफ़ा सांस लेके थोड़ी सिचुएशन को ज़रा असेस तो करें कि क्या मामला है जो मैं इतना ज़्यादा उसको रिस्पॉन्ड करना। तो इस किस्म की छोटे मोटे जो प्रोसेसेस हैं वो शायद लोगों को शुरू से ही एक बताना चाहिए कि किस तरह होना है। इतनी कंपेटिटिव अब वर्ल्ड हो गया है कि उसमें ये रिलैक्सेशन टेक्निक्स और फिर एक्सरसाइजेस का लोग कहते हैं, तो एक्सरसाइज आप कोई जिम हर बंदा नहीं जा सकता, शायद टाइम निकालना, इवन अब तो पैसों के मामले भी आ गए, आपने वॉक करना है 4 से 5 दिन आप सिर्फ वॉक कर लें, उससे और भी सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बहुत सी और मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स भी आपकी ठीक रहती है एक्सरसाइज करते रहते हैं। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से वैसे ही जैसे आपने भी सना कहा कि प्रॉब्लम्स होती रहती है, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है। अच्छा ये तो कॉर्पोरेट सेक्टर की आप बात करिए, कॉर्पोरेट के अलावा भी कहीं देखा है कि वेलबींग के हवाले से, एम्प्लॉयज़ की वेलबींग के हवाले से ख्याल रखा जाता है? अच्छा सवाल है। मैं ये समझती हूँ कि देखिए सबसे पहली चीज़ किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए है कि नीड एनालिसिस ऑफ द टारगेट मार्केट बहुत ज़रूरी है। नीड एनालिसिस के बाद दूसरा स्टेप जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अंडरमाइन किया जाता है वो है अवेयरनेस। जबकि मैं मेडिकल या डिजिटल हेल्थ टेक में अगर काम कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि आई एम वर्किंग वेरी क्लोजली विद लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, एकेडेमिया है, कॉर्पोरेट है या और 10 तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वहाँ पे एजुकेटेड लोग जो काम करें ऑब्वियसली एजुकेटेड ही हैं, यूनिवर्सिटीज़ के ग्रेजुएट्स हैं, मेडिकली अनएजुकेटेड हैं वो।
और हेल्थ पाकिस्तान में शायद लीस्ट टॉक्ड अबाउट टॉपिक होता है, और हम इस पे कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते, हम इसके लिए कोई सेविंग भी नहीं करते, हम इंश्योरेंस में भी इंटरेस्टेड नहीं होते। अल्लाह माफ़ करे, हम प्रिवेंटिव केयर तो पाकिस्तान में बात ही नहीं होती ना। मेरे लिए सबसे बड़ा पेन पॉइंट ये होता है कि प्रिवेंशन के ऊपर बात नहीं हो रही, और जब हम खुदा ना खास्ता इतने बीमार हो जाते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और इतने पैसे भी लगाते हैं, और सेहत तो ज़ाहिर बात है उसका तो कोई नेमल बदल है ही नहीं। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे जैसे आपके जैसे लोगों से की वजह से, बात करने की वजह से लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस जागना शुरू हो गई है कि जी दिस इज़ समथिंग दैट वी रियली नीड टू वर्क ऑन। उसी सिलसिले की एक कड़ी मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक्सटेंड की, रमज़ान से एक हफ़्ता पहले कॉर्पोरेट में हमने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया जो दुनिया के 56 प्लस कंट्रीज़ में हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक एक दो दफ़ा प्लान हुआ है, कराची इस्लामाबाद में हुआ नहीं था। तो लाहौर में पहली बार उसको मैंने करवाया, उसको कहते हैं ह्यूमन लाइब्रेरी प्रोग्राम। उसमें लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप जाते हैं और आप किताब उठाते हैं और आप पढ़ते हैं उसको, राइट, जो भी टाइटल आपको अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। ह्यूमन लाइब्रेरी का मतलब है कि देयर आर ह्यूमन सिटिंग विद देयर टाइटल्स ऑन, जो भी वो अपने आप को समझते हैं, और आप जाके किताब की जगह उस इंसान को पढ़ते हैं 10-20 मिनट के लिए, उससे बात करते हैं। और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि यू नीड टू अनजज समवन, डोंट जज समबडी बाय द कवर, जैसे हम कहते हैं डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। और उसके साथ फिर हमने मर्ज किया ड्रम सर्कल को, विच इज़ वेरी थेरेप्यूटिक इन इट्स एसेंस। तो बहुत अच्छी एक्टिविटी थी, बहुत उसको अपलॉड किया गया। उसके बाद हमें रिक्वेस्ट आना शुरू हुई कि जी ड्रम सर्कल भी कराना है, हमने ह्यूमन लाइब्रेरी भी करानी है। तो आई बिलीव कि इसी तरह की एक्टिविटीज से अवेयरनेस आएगी। अच्छा, दूसरा सना जो जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ उसमें ये भी आया है कि जो हमारे बॉस होते हैं, जो हायरार्की होती है, जो हायर पोस्ट पे लोग बैठे होते हैं, उनकी तरफ से जो प्रेशर आता है ना, नारवा सलूक होता है तो स्टाफ के ऊपर, और देन वो प्रेशराइज होते हैं और हाइपरटेंशन बढ़ती है। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनको किस तरह की ट्रेनिंग देनी चाहिए? उनको किस तरह का बिहेवियर टुवर्ड्स देयर स्टाफ, टुवर्ड्स देयर एम्प्लॉयज़ होना चाहिए? ट्रेनिंग का जो मामला है ना, बड़ा नाजुक है, बड़ा अच्छा सवाल है। वो इसलिए कि व्हेन एवर समबडी फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन अप्रोचेस मी फॉर डिज़ाइनिंग ट्रेनिंग, मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, बजाय ग्रास रूट से स्टार्ट करके ऊपर जाने के आप टॉप टीयर्स से नीचे आएँ, ताकि वैल्यूज़ की इनकलकेशन जो है, क्योंकि असल प्रेशर तो उन्हीं की तरफ से जाना है ना। तो आप नीचे के स्टाफ को ट्रेन करते जाएंगे टू हैव मोर एम्पैथी, टू हैव मोर एक्सेप्ट मोर वर्कलोड, टू एक्सेप्ट एंड एनहांस देयर ओन स्किल सेट। ऊपर की तरफ से और प्रेशर आता जाएगा, तो इक्वेशन तो वहीं की वहीं रहेगी। सो मैं ये मानती हूँ कि टॉप टीयर से बॉटम की तरफ आना चाहिए ट्रेनिंग्स में, और टॉप टीयर को ये समझाने की ज़रूरत है कि IQ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट EQ है, जिसके ऊपर हमें बात करनी है। EQ आपके रोबोट्स और मशीन्स तो पैदा कर सकता है, लेकिन वो आपके काम में वो एम्पैथी नहीं ला सकता, एम्प्लॉय सेंट्रिक नहीं बना सकता आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि बड़ा ज़रूरी है। आपके एम्प्लॉयज़ खुश होंगे तो आपके कस्टमर्स खुश होंगे ना, और वो हेल्दी होंगे, वो काम पे आएंगे, तभी आपका काम चलेगा, तरक्की कर सकते हैं। एग्जैक्टली, नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब, अगर इस तरह की सिचुएशन हो जाती है कि लोड बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, और उस वक्त आपका हाई ब्लड प्रेशर का आप शिकार हो रहे हैं, या ब्लड प्रेशर आपका हाई हो रहा है, तो उस वक्त क्या फ़ौरन से हमें इक़दाम उठाने चाहिए? कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिसकी वजह से वो कंट्रोल हो जाए? देखिए, एक तो वो इमीडिएट मेजर्स है ना जो फ़ौरन करने, असल में तो मेरा ख्याल है कि इसका एक प्रोटोकॉल सा डेवलप हो जाए। आपको पता हो कि आपने नींद पूरी करनी है। अभी कैफीन की बात हो रही थी, क्योंकि ज़ाहिर स्टिमुलेंट तो है, कुछ फ़ायदे भी होते हैं, हर चीज़ के डाउन साइड भी है। तो हम बता रहे थे कि स्टिमुलेंट्स क्या करते हैं कि ऑलरेडी आप एंक्शस हैं, थोड़ी सी एंग्जाइटी तो फ़ायदेमंद है, लेकिन जब वो एक सर्टन लेवल क्रॉस करती है तो वो फिर प्रॉब्लम करती है। तो फिर आपको पता हो कि भी आपके वर्क आवर्स कैसे हैं, आपके चैलेंजेस कितने हैं। ख़ास चैलेंज जो होता है वो आपको आगे ग्रो कराता है, ऑर्गेनाइजेशन को भी, आपको भी। और जब वो थोड़ा उसकी सीलिंग से क्रॉस कर गया तो वो स्ट्रेस है। तो थोड़ी सी प्रेशर तो होना चाहिए, लेकिन स्ट्रेस और चैलेंज का, ये दोनों चीज़ों का फ़र्क हमारे ज़हन में कंट्रोल कैसे करें? मतलब उस टाइम क्या मेजरमेंट्स लें कि उस तरीके में या उस सिचुएशन में हम अपने आप को, अपनी बॉडी को कंट्रोल, अपने माइंड को कंट्रोल करें? लंबा सांस, आपको कहा था 2 लंबे आप सांस लेके थे ना, टेक अ डीप ब्रेथ एंड सी द लार्जर पिक्चर। तो वो आपका कोई बंदा आपके पास ऐसा होना चाहिए जो आराम से आपसे बात करे, पूछे इशू एट हैंड क्या, क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि हम जब कोई इशू आता है तो उसको एकदम असेस उस तरह से नहीं कर सकते। बाहर से बंदा जो स्ट्रेस्ड नहीं है वो मज़े से उसको बता सकता है।
तभी आप देखें कि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बाहर लोग इतना अच्छा सैनिटी का मशवरा देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपके को दिल पे नहीं असर करता, आपके दिमाग पे भी उतना ही स्ट्रेस का इफ़ेक्ट होता है कि वो आपकी रैशनल थिंकिंग भी आपसे चली गई होती है। कोई ना कोई बंदा आपको पता हो कि आपके पीयर्स जो हैं वो किस तरह से आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा कहा कि वो फिर ये हमें पता ही नहीं कि हेल्थ पे भी इन्वेस्ट करना है। प्रिवेंटिव तो मेरा बहुत एक फेवरेट टॉपिक है, मुझे बहुत मज़ा आया कि ये हम सारी जो हम ट्रीटमेंट करते हैं क्यूरेटिव है और ये कहीं दुनिया में नहीं होता। प्रिवेंटिव साइड करेंगे तो नए मरीज कम होंगे। तो ये क्या करते हैं कि ये बीमार हुए में उनका इलाज हम करते चले जा रहे हैं। तो ये बहुत ही इन्होंने टॉपिक एक पूरी अपने आप में एक पूरा एक जिम्मेदारी है जो हमें करनी चाहिए कि प्रिवेंटिव साइड पे बहुत काम होना चाहिए। सब एक चीज़ मैं मुनीबा कहना चाहती हूँ यहाँ पे, हम क्योंकि कॉर्पोरेट में या इवन अदरवाइज जॉब के स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो जो भी आपका वर्क स्टेशन है ना, जो भी कहीं पे भी आप जॉब करें, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस की जॉब्स भी उतनी ही हेक्टिक होती हैं जितनी कॉर्पोरेट्स की, उनकी भी उसी तरह की डेडलाइंस हैं। आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं ना, वहाँ वर्क स्टेशन पे एक छोटा सा नोट लगा लें जिस पे लिखा हो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। वो बादशाह की अंगूठी तो आप नहीं पहन सकते कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो आप अपने डेस्क पे ये लगा लें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। इट हेल्प्स यू रियली लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये कि हदीस को फॉलो करें कि जब गुस्सा आए या जब स्ट्रेस हो तो जगह बदल लें, पानी पी लें, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, पोजीशन चेंज करें। ये चीज़ें हम हदीस और इस्लाम को, रिलीजन को लेके बड़ी अंडरमाइन करते हैं कि बहुत कॉमन सी बात है, लेकिन इसके पीछे पूरी साइंस है और आज साइंस और मेडिकल साइंस प्रूव करिए कि दिस हेल्प्स। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि ये तो हो गया कि आपने क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, लेकिन क्या इस सिचुएशन में कोई सजेस्ट करेंगे कि कोई दवाई भी खा सकते हैं, मेडिकेशन पे भी जा सकते हैं? पहले ज़मानों में लोग ज़ुबान के नीचे रख रहे हैं और ये सारा कुछ कर रहे हैं, अब वो चेंज हो गया, इसलिए कि प्रेसिपिटस फॉल होता है कि एकदम नीचे गिर जाना ब्लड प्रेशर का। स्ट्रेस रिलेटेड तो है ही वक्ती, तो उसमें ये होता है कि एंग्जाइटी की थोड़ी बहुत कोई लाइट सी दवाई दे दी, तो वो बेसिकली तो एंग्जाइटी हुई है, उसको कोई ब्लड प्रेशर ये ऐसी चीज़ नहीं है जो एक सेकंड में डेवलप हो जाए। वो तो आपकी नालियों में आहिस्ता आहिस्ता जब आप कोलेस्ट्रॉल और बाकी चीज़ों से जब प्लैक बनता है तो ब्लड प्रेशर डेवलप होता है। स्ट्रेस रिलेटेड में कभी हमने ये नहीं करना कि वो कई दफ़ा ब्लड प्रेशर की गोलियों पे गोलियां, और वो जो आपके जानने वाले हैं वो कहते हैं ये गोली मैं खा रहा हूँ, ये इसको, तो ऐसे नहीं है। थोड़ा सा आपने उसको रिमूव कर दिया फ्रॉम दी सिचुएशन, रिलैक्स कराया, पानी पिया, और बहुत ही प्रॉब्लम हो तो जो फिजिशियन आप अटेंड हो, जिन्होंने कहा कि आउटडोर की फैसिलिटी भी बड़ी कॉर्पोरेशन में मौजूद होती, डॉक्टर साहब मौजूद होते हैं, तो यूजली कोई एंग्जाइटी की दवाई दी, और फिर इसको हमने देखना पड़ेगा कि पक्का अंडरलाइंग फिर शुरू ना हो जाए। ब्लड प्रेशर अब ओवरऑल ऑन द राइज भी तो है, अभी तो हमने सिर्फ स्ट्रेस रिलेटेड कहा था, लेकिन वो बैकग्राउंड में अगर चल रहा है और आप अपना ध्यान नहीं रखते, दवाई नहीं खा रहे, तो ये भी स्ट्रेस का एक सर्कल है नेगेटिव के, फिर आप अपना ट्रीटमेंट और ध्यान भी नहीं रख सकते। क्रॉनिक स्ट्रेस क्या करेगा, एक्टिव वाले पे तो हमने बात करनी, क्रॉनिक स्ट्रेस में ये होगा कि अब क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रख पा रहे, तो आप जल्दी में फास्ट फूड भी ले रहे हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर रहे, कुछ स्पाइस अप और चीज़ों से नमक के अलावा नहीं कर रहे, तो ये सारी चीज़ें फिर ऐड करती हैं। तो लाइफस्टाइल का यही है कि आप अपना ध्यान बदलने के लिए बहुत सी चीज़ें जो आप करना चाहते हैं जिनसे आप रिलैक्स कर सकें, वो इस किस्म की एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सना, आप ट्रेनिंग क्योंकि देती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को, तो मुझे बताइए वहाँ पे जब आप लोग ट्रेनिंग दे रहे हो तो उसमें बताते हो ना कि एंजाइटी और स्ट्रेस से, इस तरह के प्रेशर से किस तरह निकला जाए, तो क्या आप लोग कहते हो और लोग आपसे क्या फीडबैक देते हैं या वो किस तरह के सवाल करते हैं, खास करके इस हवाले से? अच्छा, अगेन मैं इसमें सबसे पहले तो शुरू इसी बात से करूँगी कि मेरा पेन पॉइंट हमेशा ये होता है कि यू नीड टू बी अवेयर, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, राइट। आपके पास डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट की या साइकाइट्रिस्ट की इवन सम केसेस में ज़रूरत पड़ जाती है, और भी बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स एट हैंड हैं, वो तो एक प्रिविलेज है। लेकिन सबसे पहले आपने ऑब्वियसली गूगल डॉक्टर तो नहीं आपने बनना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी हेल्थ के लिए बेसलाइन आपकी अगर अच्छी इस्टेब्लिश है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी सर बात कर रहे थे ब्लड प्रेशर की, तो मुझे एकदम ख्याल आया कि मेरे पास बहुत सारी मेरी डॉक्टर्स की टीम में से लोग आके ये कहते हैं कि 90% ऑफ द फीमेल्स जो कि हाइपरटेंशन की कंप्लेन के साथ आती हैं, उनका प्रॉब्लम हाइपरटेंशन या हाई बीपी नहीं होता, उनका प्रॉब्लम होता है एनीमिया, उनका CBC काउंट उनका कम होता है, उनका हीमोग्लोबिन गिरा हुआ होता है फॉर डिफरेंट रीजंस। आपको पता है फीमेल में वैसे ही थोड़ा लोअर साइड के ऊपर होता है, मेल से वैसे ही स्टैंडर्ड कम है और होता भी लोअर साइड पे है बिकॉज ऑफ द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स फॉर द फीमेल्स।
और वो अपनी को इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं कर रही होती हैं। जब तक वो गिर ना जाए उनको होश नहीं आती कि उन्होंने कोई सप्लीमेंट लेना है या उन्होंने कोई आयरन रिच डाइट्स लेनी है या आके उन्होंने चेक ही करा लेना है। तो फिर वी हैड टू इंस्टॉल एन HB मीटर इन द क्लिनिक कि जो भी आ रहा है पहले उसकी बेसलाइन इस्टेब्लिश कर लें, उसके अकॉर्डिंग फिर उनको बताएं कि जी यू नीड टू बी अवेयर, यू नीड टू कीप अ चेक एंड मॉनिटर। जहाँ तक साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात है, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं समझती हूँ वो यही है कि जैसे सर ने कहा ना कि स्ट्रेस है और वो एक हद तक तो अच्छा है, हम उसको यूँ डिफाइन करते हैं कि जी पॉजिटिव स्ट्रेस भी है और नेगेटिव स्ट्रेस भी है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस तो बहुत अच्छी बात है, कंपेटिटिव होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें दौड़ में इतना आगे नहीं निकल जाना चाहिए कि आपकी अपनी हेल्थ, आपकी पर्सनल और सोशल लाइफ अफेक्ट हो, कंप्रोमाइज़ होना शुरू हो जाए इस हवाले से। अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते ये लास्ट क्वेश्चन है कि ये इस तरह का अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए जिसको, तो 5 ऐसे टिप्स जो आप देना चाहें इसको कंट्रोल करने के हवाले से। वही पहले कैफीन हम रिड्यूस करेंगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज को लाएंगे, और एक्सरसाइज तो सिंपल वॉक भी हो सकती है, फिर स्लीप है, और उसी तरह से वर्क और लेजर का जो एक बैलेंस है वो बनाना पड़ेगा, कितना आपके वर्किंग आवर्स हैं, और फिर आप मैंडेटरी ब्रेक्स लेंगे। जाहिर है हर जगह अगर आप ब्रेक नहीं लेते तो ये 4-5 चीज़ें जो आप बैलेंस बना लें, बैलेंस कर सकते हैं और अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर नदीम ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे और सना खान हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और सना आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी यहाँ पर आए। और जनाब ब्लड प्रेशर के हवाले से हम बात कर रहे थे। उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कल आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।